हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्यों जरूरी है? इसका क्लासिफाई करने का, कॉस्ट को क्लासिफाई करने का मूल उद्देश्य है कि मैनेजमेंट तक सही यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ये लागत का वर्गीकरण बहुत सारे आधार के ऊपर हो सकता है। इसको वर्गीकरण, इसको क्लासिफाई करने का बहुत सारा बेसिस हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारा नजरिया हो सकता है। तो उन्हीं को आज हम समझेंगे कि कॉस्ट को हम लोग किन किन किस किस तरह से कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कॉस्ट के एलिमेंट के ऊपर बेस्ड करें, क्लासिफिकेशन करें, एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो एलिमेंट, जो कॉस्ट का मेन एलिमेंट होता है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ये तीन मेन एलिमेंट होता है कॉस्ट का। तो उसी हिसाब से, अगर एलिमेंट के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हो जाएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन कॉस्ट का क्या होगा, तो आप सिर्फ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस लिखिएगा। याद रखिएगा कि प्रश्न आपसे जिस तरह से पूछे, जिस तरह का क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन पूरा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, कॉस्ट जो है कॉस्ट का क्लासिफाई करिए पूरा डिटेल्स में, तब आपको पूरा जो है वो आपको समझाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे पूछा कि एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन करिए कॉस्ट का, तब जो है ये तीन मेन एलिमेंट, देयर आर थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट व्हिच आर मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। सो मटेरियल का मतलब आप लोग समझते होंगे, सामान, जो सामान कोई भी चीज जिस सामान से बनता है उसको मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, ये मार्कर जो है, ये इसमें प्लास्टिक लगा है, इसमें इंक लगा है, और भी जो जो मटेरियल लगा है, इन सारे मटेरियल को लेकर के ये जो है मार्कर बना है। उसी तरह से कोई पेन बनता है, उसी तरह से कोई फर्नीचर बनता है। तो जो इसको हम रॉ मटेरियल भी समझ सकते हैं, या फिर आप मटेरियल ही कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, और भी बहुत कुछ अलग जो मटेरियल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल स्विचेस में जो है उसका जो छोटा छोटा पार्ट्स रहता है, या फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस के अलावा भी टेलीविजन वगैरह, तो उसका छोटा छोटा पार्ट बना रहता है, उसको हम असेंबल करते हैं। खैर जो भी हो, मटेरियल का मतलब सिर्फ सामान जिससे कोई भी चीज बनता है। दूसरा है लेबर। लेबर का मतलब होता है परिश्रम, ह्यूमन एफर्ट जहां पर होता है वो हो गया लेबर। लेबर यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स। और इन मटेरियल और लेबर, इन दोनों नेचर के अलावा भी और जो एक्सपेंस और जो खर्चा होता है, जो कि मटेरियल और लेबर नेचर का नहीं रहता है, अलग टाइप का रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अदर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आप फैक्ट्री में जो है वो पेन बना रहे हैं या फिर मार्कर बना रहे हैं, उस फैक्ट्री का जो रेंट लगा, उस फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी लगा, तो ये सब ना ही मटेरियल नेचर का है और ना ही लेबर नेचर का है। तो इन दोनों से हट के अलग भी एक्सपेंसेस होता है। तो ये तीन मेन पॉइंट हो गया एलिमेंट क्लासिफिकेशन में, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग कॉस्ट के प्रकार को देखें, कॉस्ट के टाइप को देखें, तो कॉस्ट मेनली दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जब भी कोई भी वस्तु को हम लोग तैयार करते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वस्तु का ही बात नहीं होता है, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज, कोई सर्विस भी हो सकता है। ठीक है, गुड्स का प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी सामान को, या फिर कोई भी सर्विस रेंडर कर रहे हैं, तो उसमें जो डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट मटेरियल लगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड। तो कॉस्ट दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? जो सामान से, कोई भी गुड्स या सर्विसेज से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। किस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड होता है? जिसको हम लोग जो है उस सामान से अलग नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फर्नीचर में जो वुड लगा, जो लकड़ी लगा, वो जो लकड़ी लगता है वो क्या हो गया? वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो क्या होगा? वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? उसको हम लोग डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते उस चीज से। फॉर एग्जांपल आप एक फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर में आपको मालूम है कि ग्लू लगेगा, फेविकोल हो या फिर कुछ भी हो, उसमें ग्लू लगेगा, उसमें नेल्स जो है, कांटी, वो कांटी लगेगा। तो उन कांटी को हम लोग डायरेक्टली जो है फर्नीचर से रिलेट नहीं कर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मटेरियल में लकड़ी ही डालते हैं। लेकिन उसके अलावा भी, लकड़ी के अलावा भी तो और कुछ चीज लगा, फॉर एग्जांपल पॉलिश लग सकता है, नेल्स लग सकता है, ग्लू लग सकता है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। और किसके अंदर में आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर में। याद रखिएगा, ये जो एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन, इन दोनों को हम रिलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर डायरेक्ट कॉस्ट पकड़ लेते हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। दूसरा है इनडायरेक्ट कॉस्ट, अगर हम लोग पकड़ते हैं तो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट कॉस्ट का डायरेक्ट मटेरियल तो समझ गए कि कोई भी सामान बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम फर्नीचर बना रहे हैं, कोई भी चेयर या फिर कुर्सी जो है वो बना रहे हैं,
तो बनाने में जो लकड़ी लगा वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेकिन उसके अलावा भी जो नेल्स लगा या फिर जो आपका ग्लू लगा वो सब क्या हो गया, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब लेबर में आ जाइए, जो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर क्या है। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है कोई भी सामान बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं, तो फर्नीचर में जो फर्नीचर बना रहा है, जो काट मिस्त्री है, जो कारपेंटर है, वो जो सामान बना रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर उसको समझ लेंगे। लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा फैक्ट्री है, फिर बहुत बड़ा सा दुकान है, वहां पर क्या, वहां पर स्वीपर भी एकदम साफ सफाई भी करता है, और भी बहुत सारा जो वर्कर है उस लोगों का अलग अलग काम है, लेकिन वो लकड़ी का काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो जो है वो इससे रिलेट करता है पर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इससे रिलेट नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो मटेरियल या फिर लेबर नेचर का नहीं हो। फॉर एग्जांपल, पहला तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाने के टाइम में जो औजार लगता है, जो मशीन वगैरह लगता है, जो भी औजार हथौड़े वगैरह जो भी कुछ लगता है, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपको फर्नीचर बनाना है, बहुत सारा फर्नीचर बनाना है, आप उसके लिए एक मशीन खरीदें, ड्रिलिंग मशीन, उससे जो है नेल वगैरह का जो काम कर सकते हैं, ड्रिलिंग करेंगे उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, जो कि आप सामान बनाने के लिए डायरेक्टली उसको पैसा खर्च किए तो वो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा चीज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हो सकता है, जो कि इनडायरेक्टली उससे रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल, वो जो फैक्ट्री है उसका रेंट, या फिर जो दुकान है उसका रेंट, ये क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इन दोनों का हम रिलेट भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस्ट मेनली दो तरह का होता है। कॉस्ट का जो टाइप है वो दो ही होता है, एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। दिस इज द टाइप ऑफ कॉस्ट, ये टाइप ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो कि ये तीन एलिमेंट था, ये दो टाइप था कॉस्ट का और ये तीन एलिमेंट था, तो अगर दोनों नजरिए से हम लोग देख लेंगे कि अगर हम लोग टाइप जो है टाइप ए का हिसाब से देखते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम लोग टाइप बी के हिसाब से देखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली अगर हम लोग फंक्शंस को देखें तो ये फंक्शंस में क्या क्या फंक्शन होगा, पहला प्रोडक्शन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा सेलिंग, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत जन मिला के लिख देता है, लेकिन मैं यहाँ पर अलग अलग स्पेसिफिकली लिखा हूँ ताकि उन लोग डिटेल्स और जान पाए। तो प्रोडक्शन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, सेलिंग का काम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा। तो ये काम जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है, वो जो फंक्शंस है, उस फंक्शंस के हिसाब से भी हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसका जो एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या, प्रोडक्शन करने में जो खर्चा हो रहा है आपका, चाहे वो कुछ भी खर्चा हो, मटेरियल का खर्चा हो, लेबर का खर्चा हो। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन जो आप मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जो ऑफिस का जो खर्चा हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इनडायरेक्ट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में ऐसा क्या हो सकता है, ऑफिस सैलरी हो गया, ऑफिस का जो मतलब लीजिए ऑफिस का जो फर्नीचर उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का लाइटिंग हो गया। सो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या, ऐसा कॉस्ट जो कि सेलिंग करने में, जो कि बेचने से रिलेटेड हो, उस सामान को बेचने से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, सामान बनके तैयार है, अब सामान का पैकेजिंग होगा, अच्छा से पैकेजिंग होगा ताकि वो देख के आदमी अट्रैक्ट हो। दूसरा बात है शोरूम में सामान रखेंगे तो शोरूम में जाके आदमी देख के खरीदे, तो ये सारा हो गया सेलिंग कॉस्ट, जो सेलिंग से रिलेटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है जब तैयार सामान को उसके कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो खर्च आए। फॉर एग्जांपल, डिलीवरी कर रहा, डिलीवरी वैन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया। वेयर हाउस में जब सामान रख रहे हैं आप, गोडाउन, वहां का रेंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया। उसके बाद आता है हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेंसिल का आजकल देखते हैं, पेंसिल के पीछे में जो है रबर भी आ रहा है, क्या है, ताकि ये जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नतीजा है। वो लोग जाके देखा कि नहीं, पेंसिल जो हम बना रहे हैं, पेंसिल के पीछे अगर रबर भी रहेगा तो लोगों को क्या होगा, सुविधा होगा, काम लोगों का आसान होगा। तो उसी तरह हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो खर्चा कर देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये था फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है
बिहेवियर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर कॉस्ट के बिहेवियर को देखें हम, कॉस्ट का बिहेवियर का और अगर ध्यान दें तो कॉस्ट मेनली क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और एक चीज आता है यहाँ पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अगर बिहेवियर को देखते हैं कॉस्ट का, तो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होगा, फिक्स्ड रहेगा, बताएंगे हम इसको डिटेल्स में। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है सेमी वेरिएबल। इसका दूसरा नाम क्या है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ये सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं। मतलब क्या, कुछ वेरिएबल रहता है, कुछ मतलब इसको हम बीच का कैटेगरी में समझते हैं। ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम डिटेल में जानते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ में इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहता है, चाहे प्रोडक्शन आप कम करें चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करें। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो कि फिक्स्ड रहता है, ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ है, 1 लाख पर मंथ अगर फैक्ट्री का रेंट है, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000 यूनिट कोई भी चीज का, तो क्या होगा, फैक्ट्री का रेंट 1 लाख ही रहेगा। दूसरा है आप क्या कर रहे हैं, 1000 से आप 800 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब क्या होगा, फैक्ट्री का रेंट जो है, और रेंट माने भाड़ा, जो भाड़ा है वही भाड़ा रहेगा। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट जो कि टोटल में फिक्स्ड रहता है। लेकिन अगर हम लोग इसको डिटेल्स में देखें और अगर पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 1 लाख आपको मालूम है कि 1 लाख जो है, 1 लाख पर मंथ का इसका रेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो अगर हम लोग पर यूनिट इसको डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट में कितना रेंट, उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है ये वेरी करेगा। मतलब ये फिक्स्ड इन टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड इन टोटल, बट ये जो है ये वेरी कर सकता है लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो पर यूनिट के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो पर यूनिट जो है, अब ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में वेरी नहीं होगा, लेकिन पर यूनिट के साथ में जो है वो पर यूनिट के साथ में वेरी करता है। तो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट जो कि फिक्स्ड इन टोटल बट वेरीज इन पर यूनिट। मतलब क्या, ये आउटपुट अगर बढ़ाएंगे या फिर कमाएंगे और पर यूनिट को चेक करेंगे तो पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट बदल सकता है, लेकिन टोटल में फिक्स्ड रहेगा। आपको जो 1 लाख का रेंट है, आपने दूसरे दिन जाके कहा कि नहीं आज हम प्रोडक्शन आधा करेंगे, इस महीना आधा प्रोडक्शन हुआ है हम लोगों का, तो आप रेंट कम लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जो कि पर यूनिट फिक्स्ड रहता है लेकिन वेरी करता है टोटल आउटपुट के साथ। ध्यान से समझिएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये पर यूनिट फिक्स रहता है लेकिन वेरी करता है आउटपुट के साथ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक पेन बना रहे हैं, पेन के अंदर में रिफिल डाल रहे हैं, तो रिफिल में जो खर्चा हुआ, आप ज्यादा पेन बनाएंगे तो आपको रिफिल भी ज्यादा लगेगा। अगर सेम वही क्वालिटी सेम रखेंगे तो आप रिफिल अगर ज्यादा बनाएंगे, पेन अगर ज्यादा बनाएंगे तो रिफिल भी आपको ज्यादा लगेगा, मतलब क्या, खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, अगर हम आउटपुट को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो है वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है उसके साथ में रिलेट करता है। अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर कम रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगा। ठीक है, तो ये मेन अंतर क्या था फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड इन टोटल रहता है, बट वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड इन पर यूनिट, ये पर यूनिट में फिक्स्ड रहता है, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ ये चेंज होता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ में चेंज नहीं होता है। तो और भी एक अंतर है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं है। ज्यादातर केस में जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता है, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल है। कुछ केस में पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पूरा वेरिएबल कॉस्ट को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोलेबल है और ये कंट्रोलेबल नहीं है। और इन दोनों के बीच के कैटेगरी में एक चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, ये कुछ परिमाण में फिक्स रहता है, लेकिन अगर हम लोग आउटपुट को बढ़ाएंगे तो ये वेरी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट समझिए, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इन मशीनरी। अगर हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होगा, जो मूल्य का ह्रास है मशीन का वो ज्यादा होगा, मशीन जो है खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेगा। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन का हम लोग, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इन मशीनरी जो है उसको हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस में क्या होगा, मान लीजिए टेलीफोन चार्जेस में एक फिक्स चार्ज लगता है, तो वो तो फिक्स हो गया, वो तो फिक्स कॉस्ट में हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज्यादा है, मान लीजिए आपको सेल करना है और आपका सेल जो है कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, तो सेल करने के लिए आपको ज्यादा बात करना पड़ेगा,
कम्युनिकेशन टेलीफोन का भी काम ज्यादा होगा। तो आप देखें कि अगले बार से इस बार जो है मैंने जो हमारा कंपनी था, कोई भी कंपनी, वो प्रोडक्शन को जो है वो प्रोडक्शन को डबल कर देता है, और डबल करने के बाद देखा जाता है क्या कि ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है इन रिलेशन ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो मेरा टेलीफोन एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। प्रोडक्शन को हम लोग क्या किया, प्रोडक्शन को हम लोग जैसे ही बढ़ाएं, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है बढ़ गया। लेकिन इसको वेरिएबल भी नहीं बोल सकते कंप्लीटली और फिक्स्ड भी नहीं बोल सकते कंप्लीटली। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कुछ पोर्शन है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो सेल के समय बढ़ता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मेन उद्देश्य यही आप लोग याद रखिएगा कि ताकि मैनेजमेंट तक यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, मैनेजमेंट तक यूजफुल इंफॉर्मेशन जा पाए और वो लोग सही कदम उठा पाए। इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग जान पाए कि कौन सा एक्सपेंसेस किस चीज से, कौन सा फंक्शन से, या फिर कौन सा जगह से, या फिर किस एलिमेंट से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। और हाँ, हमारे प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें।